Hello guys, myself here Tushar Rathore, and today we are going to start a new series related to a TDS masterclass. Basically this is related to the Income Tax Act 2025. So basically बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि अभी जो नया इनकम टैक्स आया है उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेक्शन सारे चेंज हो गए, TDS ट्रेसेस के पोर्टल भी चेंज हो गए, तो कैसे TDS काटना है, कौन से सेक्शन में काटना है और उसका फाइलिंग कैसे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम इस TDS मास्टर क्लास में कवर करेंगे। हम बेसिक थिंग लाइक कि जो पुराने सेक्शन है और नए सेक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारी चीज़ हम पहले समझेंगे। देन आफ्टर वी मूव टू सेक्शन वाइज, मतलब कि क्या कि मैं हर एक सेक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पुराना सेक्शन था सेक्शन 192 इज़ रिलेटेड टू सैलरी, सो उसको भी हम डिटेल में सीरीज वाइज हम सारा कवर करेंगे वन बाय वन। सो टुडेज इज सेक्शन बेसिकली अबाउट द बेसिक ऑफ TDS, बट मेरी रिक्वेस्ट है आप कंपलसरी इसको देखें क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो उसमें बहुत कुछ डिटेल में आपको समझने को मिलेगा और ये बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेसिक ही नहीं पता होगा तो जो TDS की सीरीज़ आएगी आगे उसमें भी आप एम्बिग्यूटी रहेगी कि आपको क्लियरिटी एग्जैक्ट नहीं आएगी। सो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के दोनों में क्या क्या चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू TDS स्पेसिफिक, वो मैंने यहाँ पे समराइज़ किया हुआ है। मतलब कि क्या कि जो 1961 में जो सैलरी का जो सेक्शन था वो 192 था, नाउ दे आर ओनली कवर अंडर 392। सो बेसिकली जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसमें क्या किया हुआ है कि उसमें दो सेक्शन कर दिए। दो सेक्शन माने कौन कौन से, सेक्शन 392 फॉर सैलरी, सेक्शन 393 फॉर नॉन सैलरी, फॉर नॉन सैलरी। माने क्या कि ये जो जो सेक्शन है ये 292 इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी कवर होगी और 393 में बाकी सारी चीज़ कवर हो जाएगी, मतलब नॉन रेसिडेंट के TDS वो सारी चीज़ कवर हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि सेक्शन 192 सैलरी के लिए आता था, उसके बाद 192A जो पेमेंट ऑफ टैक्सेबल अक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है उसके लिए आता था, फिर 194H कमीशन के लिए आता, लेकिन वो सारे क्लब कर दिए अंडर सेक्शन 393। और 393 में क्या किया हुआ, दो पार्ट किया। बेसिकली क्या हुआ है कि जो सेक्शन 292 है और सेक्शन 393 है उसमें क्या क्या चेंजेस कवर हुए, उसमें क्या क्या पॉइंट कवर हो रहा है। सो 392 है उसमें सारा सैलरी का पार्ट कवर होगा, दैट्स इट। जो 393 है उसमें क्या किया हुआ है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। सेक्शन 393 में सब सेक्शन जो 1 है उसमें क्या किया, स्पेसिफिक रेसिडेंट के केस में क्या कौन से TDS कवर होंगे वो सारी चीज़ कवर की है। सेक्शन 2 में नॉन रेसिडेंट के केस में कौन सी चीज़ कौन से TDS आएंगे वो सारी चीज़ कवर की है। और थर्ड में जो बैटिंग गैम्बलिंग और वो सारे सेक्शन है चीज़ें कवर की है। सो हम सबसे पहले जो ब्रोकरेज हुआ करता था वो हमारा सेक्शन 194H में आता था, 2% TDS काटते थे हम लोग, वही चीज़ रेट वो सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या किया हुआ कि सेक्शन नंबर चेंज कर दिया जिसका नाम है अभी 393 सब सेक्शन 1 में कवर होगा। वैसे ही आप देखिए कि जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ करता था वो 194IA में हुआ करता था, रेंट था वो 194I में होता था, वो नाउ वो 393 में कवर हो रहे हैं। और बहुत सारे सेक्शन लाइक डिविडेंड हमारा जो था वो 194 में कवर होता है, अभी ना 393 में कवर हो रहा है। वैसे नॉन रेसिडेंट के केस में क्या हो रहा है, नॉन रेसिडेंट के केस में जो यहाँ पे अलग से मैंने बनाया हुआ है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट को आप सैलरी दे तो पहले 192 में कवर होता था, वही अभी 392 में कवर हो रहा है। और ऐसे प्रोविडेंट फंड का भी पेमेंट कर तो 192A में कवर होता है, वो भी 392 सबसेक्शन 7 में कवर हो रहा है। नाउ विनिंग गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग जो थी वो 194BA था, वो अभी 393 में कवर हो रहा है। वैसे ही अगर समझिए कि कोई हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को पे कर रहे हैं, तो वो 194LB में कवर होता था, अभी 393 सबसेक्शन 2 में कवर हो रहा है। क्या एक रेसिपिएंट है, मतलब जिसका आप TDS काट रहे हो उसने आपको पैन फर्निश नहीं किया, तो पैन फर्निश नहीं किया तो क्या होगा, तो उस पर सेक्शन 397 में बोला हुआ है कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसने अपना पैन परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं किया है तो उसको 397 के तहत क्या होगा कि उस सेक्शन के रेट या फिर 20% विच एवर हायर के बेसिस पे आप उसका TDS काटना पड़ेगा। और लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन दिए हुए हैं, तो एक्सेप्शन क्या है कि केस 1 देखिए, केस 1 क्या बोल रहा है कि अगर 397 एप्लीकेबल नहीं होगा, किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 393 सब सेक्शन 2 ऑफ कौन सा पेमेंट, तो पेमेंट और क्रेडिट ऑफ द इंटरेस्ट बाय इंडियन स्पेसिफिक कंपनी
बिजनेस ट्रस्ट इन सर्टेन केसेस पे दिया हुआ कि 194 LC जो हमारा पुराना हुआ करता था उस चीज़ में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस पे 20% वाला जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड केस क्या है कि अगर समझिए कि DTA जनरली क्या होता है कि इंडिया जो है दूसरी कोई कंट्री के साथ अग्रीमेंट करता है कि आप क्या कीजिए कि आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपका जो आप यहाँ पे अर्न करोगे तो उसमें जो टैक्स का इम्प्लीकेशन आएगा वो यहाँ पे आए या फिर वहाँ पे आए, मतलब कि एक ही जगह पे आना चाहिए, डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स नहीं होना चाहिए, मतलब डबल टैक्स ना लगे, उसके लिए एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी भी है कि मतलब इंडिया में टैक्स नहीं लगता और उनकी कंट्री में भी टैक्स नहीं लगता, से फॉर एग्जाम्पल दुबई, से फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस, वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे कि इंडिया पे वो टैक्स फ्री है और वहाँ पे भी टैक्स फ्री है, तो ऐसे बेनिफिट के लिए भी DTA साइन होता है। नाउ समझो कि अगर ये नॉन रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट के पास पैन नंबर नहीं होगा तो उसका जो TDS है वो 20% से कटना चाहिए या फिर उसके सेक्शन में जो रेट है उसके हिसाब से कटना चाहिए। लेकिन DTA के अग्रीमेंट के तहत क्या हो रहा है कि आपको आइदर 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपको टैक्स रेट TDS रेट कितना है और DTA में कितना बेनिफिट दिया। DTA में भी एक रेट लिखा होता है कि इस इनकम पे इतना TDS काटना है, इस इनकम पे इतना टैक्स लगना चाहिए। तो समझिए कि अगर कोई सेक्शन है उस सेक्शन में 10% TDS बोला हो लेकिन DTA में बोला हो कि 5% TDS लगेगा, तो इस केस में 5% बेनिफिशियल होगा, वही TDS एप्लीकेबल हो जाएगा और 20% एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब सिंपल इज दैट कि DTA में कुछ बेनिफिट दिया तो उसके हिसाब से TDS काटना है, 20% वाला लिमिट एप्लीकेबल उस केस में नहीं होगा। उसका भी एक केस प्रोनाउंस हुआ है, इन्फोसिस BPO लिमिटेड वर्सेस DCIT। सो केस 3 क्या बोल रहे हैं, केस 3 ऐसा बोल रहा है कि अगर आप TDS है 194Q में डिडक्ट करो या फिर 194O में डिडक्ट करो। अच्छा 194Q कौन सा है कि परचेस ऑफ द गुड्स जो TDS करता है, अगर 50 लाख से ज़्यादा आपने परचेस किया हुआ है किसी पार्टी से और आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर TDS काटेगा 0.1% के हिसाब से। वैसे ही 194O है तो 194O जो ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन पर TDS काटते हो तो उन सब की जो लिमिट होती है 0.1% है। तो उस केस में क्या होगा कि इनकम टैक्स में बोला हुआ है कि तब कि अगर जो रेसिपिएंट अगर पैन सबमिट नहीं कर रहा है तो उसका जो TDS है 20% के हिसाब से नहीं काटना है, उसकी जगह आपको 5% के हिसाब से TDS उसका काटना है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे मेंशन की हो कि ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन की असेसी द रेसिपिएंट डज नॉट फर्निश द पैन and tax is deductible under section 3 and 3 payment of the certain sum of purchase of the goods purchase of e-commerce transaction e-commerce recipient अंडर सेक्शन 194 जो पुराने 194Q और 194O हुआ करते थे उस पर 5% के रेट से TDS आपको काटना है। केस 4 क्या बोल रहा है, केस 4 में ये बताया हुआ है कि जो रूल 217 है जो प्रीवियस रूल हुआ करता था 37 BC 1962 रूल्स के हिसाब से, तो 217 क्या बोल रहा है कि आपका जो TDS है वो 20% के इस रेट के हिसाब से हाई रेट के हिसाब से अगर नहीं कटेगा, किस इनकम पे नहीं कटेगा, जो इंटरेस्ट इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और पेमेंट ऑन ट्रांसफर कैपिटल सेट, ये 5 चीज़ है तो आपको 20% की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि उसको क्या करना पड़ेगा कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो नीचे बताए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, मतलब उस नाम देना पड़ेगा, मेल ID देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ द होम कंट्री, सर्टिफिकेट ऑफ द बीइंग रेसिडेंट होम कंट्री, टैक्स आइडेंटिफिकेशन तो मतलब TS टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ अगर वो सबमिट करता है तो वो 20% की लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। नाउ केस 5 क्या बोलता है कि 397 जो 20% की लिमिट वाला 397 एप्लीकेबल नहीं होगा इफ़ रेसिडेंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन अंडर रूल 157। वो क्या है कि पैन ऑफ द डिडक्टी शुड बी मेंशन इन द करस्पॉन्डिंग एंड डॉक्यूमेंट एक्सचेंजेस बिटवीन द डिडक्ट एंड डिडक्टी। मतलब कि क्या कि आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हो, मतलब कि एग्जाम्पल से 194Q में जो रेसिपेंट है, मतलब कि जिसका हम TDS काटने वाले हैं, उसने हमें पैन सेपरेटली नहीं दिया बट उसने एक इन्वॉइस में GST नंबर और नीचे पैन नंबर भी लिखा हुआ है, मतलब वो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है कि उसने अपना डॉक्यूमेंट उसने पैन नंबर दे दिया है, अगर वो भी फुलफिल हो गया तो भी डिडक्ट नहीं होगा। नाउ एक और केस था जिसमें आपका आधार कार्ड पान कार्ड से लिंक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बोला कि अगर आपका आधार कार्ड पान कार्ड से लिंक नहीं मतलब वो इनऑपरेटिव है, अगर इनऑपरेटिव के केस में भी आपको 20% TDS काटना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर अमाउंट पेड और क्रेडिट बिटवीन 1 अप्रैल 2024 टू जुलाई 31 जुलाई 2025 के बीच में अगर किसी का पैन है वो इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव हो जाता है तो ये जो 20% की लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी।
और ये अगर जो ये मतलब कि 30 सितंबर मतलब जो ऑडिट होता है उसके पहले अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये 20% का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सेकेंड वन कि अगर कोई अमाउंट है वो पेड या क्रेडिट किया आफ्टर द 1 अप्रैल 2025 एंड पैन इज ऑपरेटिव लिंक विथ आधार विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ विच अमाउंट इज पेड और क्रेडिट, तो भी ये 20% का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नाउ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि नॉन जुडिशियल और नोटिफाइड जुडिशियल एरिया, मतलब जहाँ पे हाई रिस्क एरिया होते हैं। जैसे हाई रिस्क एरिया है तो वहाँ पे क्या करिए गवर्नमेंट, वो प्रीफर करे कि वहाँ पे ट्रांजेक्शन ना करो। अगर वो कर रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट की हायर रेट से टीडीएस कटवा रहे हैं। तो हायर रेट टीडीएस कौन से 30% की वो क्या करना पड़ेगा कि कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें जो रेट इन फोर्स है वो, या फिर रेट स्पेसिफाई रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर 30% विच एवर हायर की आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कोई एक पार्टी है जिससे फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी को इंटरेस्ट पे करना था तो पुराना सेक्शन है 194A, नया सेक्शन है 3931 जिसमें आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। लेकिन क्या किया आपने सिर्फ और सिर्फ 5% टीडीएस डिडक्ट किया और बाकी का नहीं किया, और ना ही आपने गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से पिक किया, ना ही आपने डिडक्ट किया। तो उस केस में क्या होगा कि आपने ये जो 5% का शॉर्ट डिडक्शन किया हुआ है तो उसको बोलते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। So a person required to deduct the tax at source does not deduct and does not pay after deduction or fail to pay the whole or part of the tax, then consequence may apply। consequence क्या होगा कि सबसे पहले उसको मान लेंगे असेसी इन डिफ़ॉल्ट। असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि जो मेरा 10% का जो रेट था उसके लिए मैंने 5% डिडक्ट किया। या फिर कोई एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या किया कि 194J है, 194J तो उसमें दो पार्ट होते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल JA है उसमें 2% टीडीएस करता है, JB में 10% करता है। आपने JA में 2% काट दिया लेकिन बाद में डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इस पर 10% आएगा, तो क्या हुआ कि 8% का शॉर्टफॉल हुआ। जो 8% का शॉर्टफॉल हुआ उसको क्या बोलते हैं असेसी इन डिफ़ॉल्ट। तो उस केस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो सबसे पहले आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट की लायबिलिटी कब तक होगी कि आपने जहाँ से डिफ़ॉल्ट किया, मतलब कि समझिए कि कोई आप ट्रांजेक्शन थे, एक तो ट्रांजेक्शन 31 मार्च का है, तो वहाँ से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया 31 अगस्त को पे किया हुआ है, तो यहाँ से के बीच में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो आपकी लायबिलिटी बनेगी कि आपके अगेंस्ट पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकते हैं। और थर्ड वन इज़ आपको जो खर्चा वो डिसअलाउ हो जाएगा। खर्चा माने क्या कि ये जो ट्रांजेक्शन था, ये जो 194J का ट्रांजेक्शन वो 10 लाख रुपए का था, तो अंडर सेक्शन 14A ऑफ ओल्ड टैक्स के हिसाब से और न्यू सेक्शन के हिसाब से क्योंकि ये जो 10 लाख का खर्चा था उसमें से 30% माने 3 लाख रुपीज़ का खर्चा है आपके पेनल में डेबिट नहीं होगा। मतलब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे उसमें 3 लाख रुपीज़ डिसअलाउ हो जाएंगे, और ये अलाउ कब होंगे जब आप पे करोगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर आपको कब तक मिल सकता है कि 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल विच पेमेंट और क्रेडिट इज गिवन, और 2 ईयर्स ऑफ द रिटर्न फाइल, मतलब कि रिवाइज रिटर्न फाइल किया उसके 2 ईयर्स के अंदर, विच एवर इज लेटर। अच्छा, टैक्स में एडिशनली एक एग्जामेशन मतलब कि एक रिलीफ दिया हुआ। रिलीफ क्या है कि अगर सिंह डिफ़ॉल्ट की नोटिस आई और आपने प्रूव किया कि मैंने जिसका टीडीएस काटा है उसने उसकी रिटर्न में इनकम दिखा दी है, उसने सफिशिएंट टैक्स पे कर दिया है, और आप सर्टिफाई करवा रहे हो कोई सीए से या फिर, तो उस केस में आपको ये रिलीफ मिल जाएगी और आप असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माने जाओगे। एक और केस होता है कि रिम्बर्समेंट ऑफ द एजेंट और एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब कि क्या कि कोई एंटिटी होती है कि से फॉर एग्जांपल कि होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी क्या करती है सब्सिडरी के खर्चे उठाती है, ठीक है। उससे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ के उसके खर्चे उठाए कि इसके जो उसको जो खर्चा इसको करना था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो होल्डिंग ने उसके बिहार में पे कर दिए। होल्डिंग कंपनी 10 लाख है वो सब्सिडरी से रिकवर करेगी, तो वो एक बिल रेज करेगी रिम्बर्समेंट एक्सपेंस का। सो रिम्बर्समेंट एक्सपेंस में जब समझिए कि कोई एडिशनल खर्चा भी ऐड करे, मतलब कि कोई एडिशनल सर्विस दी है वो भी उससे रिकवर कर रही है, से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट फीस, और ये जो 12 लाख है उसके अंदर 10 लाख भी आ गए, तो इस केस में क्या होगा कि ये प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर रिम्बर्समेंट के अंदर अगर आपका कुछ एडिशनल इनकम भी ऐड है, मतलब कि आपका कोई मार्जिन ऐड है, मार्कअप है कुछ, तो उस केस में ये 12 लाख पे आपको टीडीएस काटना है। अगर आपको 12 लाख पे टीडीएस नहीं काटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दो चीज़ सेपरेट करनी पड़ेगी कि एक तो मैनेजमेंट आपकी फ़ीस है, ठीक है,
वो आपकी 2 lakhs की, और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस तो उसका 10 लाख। ऐसे दो अलग इन्वॉइस, मतलब कि डॉक्यूमेंट, दो अलग डॉक्यूमेंट इशू करोगे तो उस केस में आपको जो रिम्बर्समेंट है उस पर TDS नहीं आएगा, सिर्फ मैनेजमेंट पे TDS आएगा। वो चीज़ यहाँ पे बताई है। एडिशनली जो आप कोई गुड्स परचेस करते हो, से फॉर एग्जांपल 194Q है, तो 194Q में आप जब कोई गुड्स 10 लाख का परचेस कर रहे हो तो उस पर GST लग रहा है, से फॉर एग्जांपल 18% का GST लग रहा है, 1.18, तो 11,80,000 हो गए। तो इस केस पे TDS किस अमाउंट पे करेगा? डिपार्टमेंट बोलता है कि TDS है वो आपको सिर्फ बेसिक अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट पे काटना है, एक्सक्लूडिंग द GST इन द स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, हम बेसिकली अभी ट्राई करेंगे कि सैलरी वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा डिले रखें, लेकिन उसके अलावा जो नॉन सैलरीड ट्रांजेक्शन्स है उस पर जो TDS करता है वो उस पर ज़्यादा फोकस करें। लाइक कमीशन ब्रोकरेज हो गया, 194J हो गया, फिर रेंट का सेक्शन है, उस सबको हम डिटेल में स्टडी करें। लेट्स कैच ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब खास करके कीजिए, ताकि ये जो इंपॉर्टेंस अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और यकीन कीजिए यूट्यूब पे इतनी डिटेल में डिस्कशन वाले वीडियोस बहुत ही कम मिलेंगे आपको, और ये मास्टर क्लास में बहुत ही डिटेल में सीरीज चलेगी। मैं कुछ भी पॉइंट ऐसे मिस नहीं करना चाहता कि अगर आपको कुछ भी पता ना हो, मतलब कि कोई सेक्शन आपको कोई रात को भी उठा के पूछो तो आपको डिटेल में सब कुछ पता हो, उतनी डिटेल में हम चीज़ कवर करने वाले हैं। और ये जो हमने पढ़ा हुआ है उसका PPT मैं, इसका जो PDF है मैं अटैचमेंट में दे रहा हूँ ताकि आप रेफ़र कर सकते हो। सेकेंडली कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक्स कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो दूसरे आपके जो कलीग हैं उनको भी ये सारी चीज़ पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।